जी बच्चों, पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया है। अभी तक हमने पढ़ा तो कुछ भी नहीं, ये पहली बात पढ़नी शुरू की थी, ठीक है ना। तो पहले हमने बस दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अच्छे तरीके से हो गए थे। तो टॉपिक थोड़ा तैयार लग रहा होगा अब आपको। अभी ये ट्रायल वाले सवाल भी आज शुरू कर रहे हैं, एक ही करूँगा आज। हालांकि लंबी क्लास थी, मैं आपको पार्ट 1 में ये सवाल कराता और पार्ट बी में दूसरा भी हो सकता था। 1 घंटे से भी कम टाइम में हो जाता है सवाल, लेकिन तोड़ के इसलिए कर रहा हूँ कि इसको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ठीक है। मीनवाइल आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ज़ाहिर है साथ साथ। तो हमने कहा जी, स्पेसिफिक डोनेशंस अगर मिलें आपको, स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन या डोनेशन मिला है और वो किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए है, तो आपने उसको लायबिलिटी बनाना है। और जैसे जैसे वो एक्सपेंस इनकर हो, आपने लायबिलिटी को डेबिट करके कैश क्रेडिट करना है, यानी उसको ना इनकम में लाए ना एक्सपेंस बनाए। फिर अगर आपको कोई एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट के लिए कोई पैसे दिए हैं किसी ने, तो जिस वक्त वो रिसीव करें उस वक्त क्या कर लें जी, उसको लायबिलिटी बना लें, ठीक है। और फिर मसलन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे मिले थे तो बिल्डिंग बनाते जाएं और वो लायबिलिटी में पड़ा रहे। जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होना शुरू होगी, तो वो जो लायबिलिटी थी वो भी इनकम में जाना शुरू हो जाएगी। ये आखिरी एंट्री थी। जब रिसीव किया हमने कैश, लायबिलिटी बना लिया उसको। फिर बिल्डिंग के ऊपर खर्चा शुरू हो गया, बिल्डिंग डेबिट CWIP कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट, तो वो वाले 2000 भी हमने यूज़ कर लिए, कुछ अपना भी हो गया यूज़। अल्टीमेटली बिल्डिंग जो है वो 4000 रुपये की कंप्लीट हो गई। मसलन 1 अक्टूबर 24 पे हम खड़े थे, तो हमने CWIP से 4000 को क्रेडिट करके इसको PPE में डेबिट कर दिया। अब ये बिल्डिंग रेडी टू यूज़ है। अब इसको हमने यूज़ करना शुरू किया तो बिल्डिंग ने स्टार्ट कर दी डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग की हमने डिडक्शन स्टार्ट कर दी। तो फिर वो जो लायबिलिटी पड़ी थी 2000 में, अभी तक 2000 अभी तक लायबिलिटी पड़ा था, वो कहाँ चला जाना शुरू हो गया अब इनकम के अंदर, ठीक है। तो 2024 के अंदर मामला इस तरह से होगा जाकर। अच्छा, मिसाल के तौर पे जी 30, ये 36 है, अच्छा दोनों 33, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें ठीक है। अच्छा, अब मैं वैसे ये बता दूं, मिसाल के तौर पे ये 2023 और ये 2000, ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। 2023 में पैसे आए थे और बिल्डिंग बनना शुरू हो गई थी। अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं इस सारी कहानी के, तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अच्छा, 2000 कैसे कर लें, 2024 2023। अब बच्चों, जब 2023 के अंदर ये पैसे हमने रिसीव किए, फंड्स आते हैं, फिर लायबिलिटीज़ आती हैं, ठीक है। तो फिलहाल लायबिलिटीज़ एसेट बस, ठीक है। और इसी तरह से एसेट्स। अब जब 2023 में हमें पैसे रिसीव हुए, तो ये सारे के सारे हमने बिल्डिंग, क्या था नाम इसका रखा, मस्जिद बिल्डिंग लायबिलिटी, MB लायबिलिटी, मस्जिद बिल्डिंग लायबिलिटी क्रेडिट करके हमने इसमें रख दिया था 2000। और बिल्डिंग भी कोई बन चुकी थी, कितनी, 1500 की पहले साल में मसलन, नहीं पहले साल में, हाँ इसको ज़रा ऐसे तीर को करें ना ये, क्योंकि वो तो फिर पिछले साल कंप्लीट होती नज़र आ रही थी, ठीक है जी। तो 2000, ये 1500 रुपया बिल्डिंग पे लग चुका था, ठीक है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम्स के अंदर कुछ नहीं गया, ना ही एक्सपेंसेस के अंदर कोई डेप्रिसिएशन आई है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में होता था, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 2024 आया, बिल्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई, तो CWIP से निकलकर सारी बिल्डिंग चली गई PPE में, ठीक है। अब PPE के अंदर 4000 की बिल्डिंग पूरी चली गई। अब हमने इसको क्या किया, डेप्रीशिएट। तो डेप्रीसिएशन ऑफ मस्जिद बिल्डिंग आई, पिछले साल कोई नहीं थी, कितनी, 33 नहीं 67, ठीक है जी। तो ये 67 यहाँ से निकल गया और बुक वैल्यू कितनी आ रही है जी,
ठीक है जी, ये पिछले साल कोई नहीं थी। और मस्जिद बिल्डिंग लाइबिलिटी जो है वो टोटल 2000 की थी हमारी, और उस 2000 में से भी अब 2024 के अंदर इनकम, किसकी इनकम जी? मस्जिद बिल्डिंग लाइबिलिटी में से बन गई इनकम कितनी? 33। तो ये 33 इनकम में चला गया, तो लाइबिलिटी डेबिट। और तो ये काम आप कई बार पहले भी कर चुके हैं। ठीक है जी, कितना बच गया जी? 1967। जी भाई क्या मसला है आप बताएं जी? यही मैंने समझाई है थोड़ी देर पहले भी आगे क्लास में कि लाइबिलिटी को इनकम में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हमने इसको रिसीव किया था हमने इसको लाइबिलिटी बना लिया था। अब ये लाइबिलिटी बेसिकली ये पैसे हमें आए थे फॉर एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल या कंस्ट्रक्शन डेप्रिशिएबल एसेट, तो इसको मैच करवाना है हमने। जैसे जैसे बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे ही ये लाइबिलिटी इनकम बनेगी। तो ये आते साथ मैंने जब आपके कहने पे ही इसको मैंने समझाया था आते साथ, तो आपने लाइबिलिटी को डेबिट करके इनकम क्रेडिट किया, जस्ट लाइक एसेट रिलेटेड ग्रांट। ये एक तरह से ग्रांट ना सही, किसी ने पैसे दिए तो एक तरह से ग्रांट ही बन गई ना, बस वो भी लाइबिलिटी थी, ये भी लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये जनाब आपकी कहानी है। अगर इसको हम जो है वो पूरी बात इस तरह से करें तो ठीक है जी, कोई मसला? चलें आगे। अच्छा जी, उसके बाद इसको ज़रा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तीसरा जी, फॉर एक्विजिशन या फॉर एक्विजिशन ऑफ अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। मसलन वो अवैस भाई ने क्या किया था जी, हमें 5 एकड़ ज़मीन खरीद दी थी, या ज़मीन इनकी थी वो इन्होंने हमें दे दी। दोनों सूरतों के अंदर एसेट तो आ ही जाना है। ठीक है, तो फॉर मैं कह देता हूँ एक्विजिशन, फॉर एक्विजिशन ऑफ अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। तो भाई अब इसका मसला पता है क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है ना जी, तो जब आपने रिसीव करना है लायबिलिटी तो ये उस वक्त भी है। ठीक है, तो आपने कैश डेबिट कर दिया। मसलन इसने जनाब हमें दिया, वैस भाई ने 4500 रुपये कैश दे दिया मसलन, ने कहा जी इससे आप ये 7 वाली ज़मीन बात चलाएं और ये 7 वाली ज़मीन खरीद लें 5 एकड़, यहाँ पे फिर आप अपना बड़ा अस्पताल बनाएं। ठीक है, तो अब इसका क्या करें? है तो ये भी लायबिलिटी, लेकिन मसला ये है कि इसने इनकम में तो जा नहीं सकना क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो इसके लिए स्टेटमेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनपीओ कहते हैं कि आप इसको लैंड फंड में डायरेक्टली क्रेडिट करें। बेसिकली लैंड फंड का मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में ले जाएं, यानी इसको लायबिलिटी नहीं बनाएं। इसलिए मैंने इसके साथ लफ्ज़ लिखा फंड, हालांकि फंड उसके साथ भी लिख सकते थे, लेकिन फिर आपको ना वो कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये क्या करें, अब समझ नहीं आ रही किस वाले को लायबिलिटी बनाएं किस वाले को फंड में लेके जाएं, तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया था। ठीक है ना जी, एक मिनट बात पूरी होने दो। तो कैश डेबिट लैंड फंड क्रेडिट 4500 से, और ये डायरेक्टली इसको कहते हैं, डायरेक्टली इसको कहाँ ले गए हम? नेट एसिड्स। नेट एसिड्स क्या हैं? वही फंड्स। स्टेटमेंट चेंज नेट एसिड्स से क्या बना रहे थे? फंड्स की ही बना रहे थे ना, मूवमेंट ओपनिंग से क्लोजिंग। तो उसी तरह से यानी बेसिकली क्या होगा इस सूरत के अंदर, आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसिड्स जब बन रही होगी तो उसके अंदर एक तो आपका जनरल फंड आया करता था, वो उसी तरह से आएगा, ओपनिंग, फिर सरप्लस और फिर क्लोजिंग। ठीक है जी, ये उसी तरह से चलना है। और एक नई चीज़ आ गई और वो क्या है जी? लैंड फंड। ठीक है जी, ओपनिंग में तो कुछ था नहीं और इस दफ़ा रिसीव हुआ है जो, तो कितना? 4500। ये 4500 इधर आ गया। अब ये हमेशा 4500 ऐसे ही आपकी बैलेंस शीट में नज़र आता रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप बैलेंस शीट अपनी देखेंगे तो फंड्स के अंदर आपको ये लैंड फंड नज़र आ रहा होगा 4500, और मसलन बात जाके बनी हमारी कहीं पर, यानी ज़मीन अगलों ने जो है वो मसलन हमें दी कितने की? 5000 की दे दी, 5500 की दे दी। ठीक है, तो वो बाकी जो पैसे हैं वो हम अपने लगा लेंगे, लेकिन हमारे नॉन करंट एसेट्स के अंदर लैंड भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मसलन लैंड हमें कितने का मिला कि 4500 का मिल सकता था,
5,000 का मिल गया, 5500 का मिल गया। तो बहरहाल ये लैंड भी हमेशा नजर आता रहेगा एसेट्स में, और ये लैंड फंड ये भी आपका लाइबिलिटी नहीं है फंड, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये वहीं पर ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। ये जनाब हमारे क्या, ये वैसे ज़रा अलग सी बात थी, थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए कर दिया, वरना ये आपकी डिस्कशन है टोटल, ठीक है जी। कि आपको अगर कंट्रीब्यूशन या डोनेशन मिला है और वो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको इनकम में डाल दें, क्योंकि किसी ने उन्हें पैसे देने वाले ने पाबंदी नहीं लगाई, उन्होंने कहा जो मर्जी करो इसका, तो हमने कहा अपने जनरल ऑपरेशंस में इसको यूज़ करना है तो इसको इनकम बना लें, यहाँ से जनरल फंड में चला जाएगा, ठीक हो गया। यहीं से सरप्लस फिर डेफिसिट आया तो वहीं से यूज़ हो रहा था, ठीक है। और अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक डोनेशन दिया है, जिसको क्या कहते हैं एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड डोनेशन, तो उस सूरत में तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर 1 कि वो आपको किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए मिला, तो एक्सपेंस जो स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए है तो इसको फिर जैसे ही रिसीव करो लायबिलिटी बनाओ, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, और जब इसको यूज़ करो तो एंट्री करो लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, ना इनकम में लाओ ना एक्सपेंस में लाओ, ठीक है। अगर किसी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आपको ये डोनेशन मिला है तो जिस दिन आप ऐसे उसको रिसीव करो तो कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट। अब मसलन ये बिल्डिंग ना होती, मसलन ये भाई ने कहा था वेंटिलेटर खरीदने हैं जिससे, तो हम क्या करते जी, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, साथ ही जाके बाजार से वेंटिलेटर खरीदते, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, अब साथ ही वो डेफिसिट होने लग जाता, साथ ही ये इनकम बन के। तो ये सबसे मुश्किल केस है जो मैंने बिल्डिंग वाला बना के दिया आपको, कि इसमें कुछ अरसा ये लायबिलिटी में पड़ा रह जाता है। अब जो आपका पास पेपर 2 था ना, एग्जेक्टिव क्लब 2 था ना अभी जो डिस्कस किया, उसमें सिर्फ ये काम हुआ था, उससे आगे कुछ हुआ ही नहीं था। और अगले कुछ सवालों में चलकर कोई एक आध स्टेप आगे भी आ रहा होगा आपको यहाँ पर नजर, लेकिन पूरी कहानी इस तरह से हो ये मेरा नहीं ख्याल कहीं पे किसी सवाल में, शायद किसी एक आधे सवाल में हो, शायद हो, बल्कि इस सवाल में शायद थोड़ी सी बात हो जाए जो अभी हमने करना है। एनीवेज यहां पर खड़ा हुआ था पास पेपर 2, 3,000 पे डोनेशन रिसीव हुआ है जिसको बिल्डिंग रिजर्व फंड में रखा है, वही लायबिलिटी। तो यहां पे बात खत्म कर दी थी उसने, इससे आगे बात हुई नहीं थी ये, ठीक है। अब बिल्डिंग वाला सबसे मुश्किल है, क्यों? क्योंकि बिल्डिंग वाला लायबिलिटी में पड़ा रहा, यहां तक कि बिल्डिंग कंप्लीट होकर पीपीई बनी, फिर ये डेप्रीशिएट हुई, तो फिर इस लायबिलिटी को भी हमने क्या किया था, इनकम बनाया था। तो ये सबसे मुश्किल केस बिल्डिंग वाले होते, इसलिए मैंने यहां बिल्डिंग कर दिया, वरना कंस्ट्रक्शन ना सही, एक्विजिशन भी तो हो सकती थी, बिल्डिंग ही खरीद लो बनी बनाई, या कोई व्हीकल खरीद लो, ये एम्बुलेंस खरीद लेना जी, अस्पताल के लिए एम्बुलेंस खरीदे मेरे पैसों से, एम्बुलेंस खरीदनी है जी आपने, तो फिर ये तो रेडी एसेट मिल गया, तो जैसे ही पैसे रिसीव करो कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, अब वो लायबिलिटी को एम्बुलेंस लायबिलिटी कर लो, ऐसी नाम रखना है ना अपना, ठीक है, इसको लायबिलिटी में रखना है। उधर साथ ही एसेट खरीद लिया आपने, पीपीई डेबिट, एम्बुलेंस है या बिल्डिंग खरीद ली बनी बनाई, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, अब वो जैसे ही आ गया रेडी टू यूज है, डेप्रिशिएट करते जाओ, साथ साथ लायबिलिटी को इनकम बनाते जाओ, सही है। तो वो आसान है जो आपने एक्वायर करने हैं एसेट्स। सबसे मुश्किल केस ही क्या है, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करनी पड़ी, क्योंकि उसमें कुछ अरसा बीच में आ जाता है, हो सकता है आपको यहीं पर ही रोक दे पहले साल में। अब सवाल के अंदर क्या होगा, सिचुएशन ये होगी, कोई इनकम नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, लायबिलिटी 2,000 की पड़ी होगी और बिल्डिंग 1,500 की पड़ी होगी, नॉर्मली यहां पे आपको खड़ा कर देता है। कभी ऐसा हो कि इस तक पहुंच जाए तो वो कहानी भी कर दी। और तीसरा, स्पेसिफिक डोनेशन अगर किसी ने दिया है लेकिन वो दे दिया है फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो अब इसका क्या करें भाई, मजबूरी है, इसने तो इनकम बन नहीं सकना, क्योंकि दूसरी तरफ एसेट ने एक्सपेंस बनना नहीं है, वो तो जैसे लैंड है मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या करो, डायरेक्ट ही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में डाल दो, ठीक है। अब ये इसकी एग्जांपल आ गई, ये इसके ना समझ लेना, ठीक है। ये बेटा इसकी साइड से, ठीक है ना, एग्जांपल इसकी है, बस अब जगह जरा मैंने कहा तस्वीर में आ जाएगा इकट्ठा, इसलिए ऐसे कर दिया था, ठीक है। और ये थोड़ी सी मैंने आपके साथ बात कर दी, इसको तमीज के दायरे में ले आते हैं ना कर रहे, ठीक है बेटा। तो अब ये आप पहले तो असल में तो ये कहानी है, इसकी पिक्चर लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे आपने नोट कर लिया होगा 3 तरह के स्पेसिफिक डोनेशंस हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद तस्वीरें बना रहे हैं, साथ साथ नोट नहीं किया इसका मतलब। उसके बाद ये डेप्रिशिएबल एसेट के लिए थोड़ी सी गपशप एक्सट्रैक्ट्स आ गए, और ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का कि उसको सीधा ही आप कहाँ फेंक दें, फंड में क्रेडिट कर दें, फंड में क्रेडिट कर दें, नेट एसेट्स में क्रेडिट कर दें,
ठीक है, क्या दोबारा बताऊं? ले भैया, इतना की गुजारेगा। मैं तो कहता हूँ अच्छे कैमरों वाले कट्ठी तस्वीर दिखे, पता नहीं नजर आएगा कुछ या नहीं। अच्छा जी, अब छोटी सी एक डिस्कशन और करके फिर सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल विल नॉट टेक मोर देन 20-25 मिनट्स। सवाल की ट्रायल वाला सवाल है, ट्रायल के आप, हाँ फाइनल अकाउंट्स आपके सिलेबस में नहीं होता था, तो ये पहला ट्रायल वाला सवाल मिसाल के तौर पे 1.25 घंटा भी ले सकता है, 1.5 घंटा भी के बताना पड़ता है जी, बहुत सारी चीज़ें क्लोजिंग होती हैं, कुछ ओपनिंग, वो डिस्कशन जो वहाँ की थी वो बीच में डाल दें तो ये 1.25 घंटा भी ले सकता था, लेकिन ट्रायल के माशाल्लाह आप किसी हद तक माहिर हैं कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ज़रा छोटी सी डिस्कशन एक और सुन लो। तो ये जो डोनेशंस, ये जो फंड्स, ये जो कंट्रीब्यूशंस की बात हो रही थी, बड़ी छोटी सी डिस्कशन है, समझ आ जाएगी आसानी से। डोनेशंस, फंड्स, कंट्रीब्यूशंस, एक कन्फ्यूजन खाम खा की चलती है, तो ज़रा उसके ऊपर एक ही बार बात अभी करके साइड पे लगा दें इसको, क्योंकि फिर आज के सवाल में, कल के सवाल में, परसों फिर ऑनवर्ड्स ये बात यूज़ हो जाया करेगी आपकी, ठीक है। डोनेशंस या फंड्स या कंट्रीब्यूशंस में बात करें अगर फंड की, मतलब फंड, ठीक है, फंड्स डोनेशन से ही बनते हैं, फंड्स भी, डोनेशंस कंट्रीब्यूशन को भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी है इसकी अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। कौन से जी? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ऐसे ही है ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल डोनेशन। तो इसने कहाँ जाना होता है जी? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड कहाँ जाएगा? इनकम में। अल्टीमेटली मैं कह रहा हूँ फंड्स में कहाँ पे जाएगा? जनरल फंड में। एक तो फंड्स में जाएगा, दूसरा जनरल फंड में। मोबाइल वाले भाई जनरल फंड में, ठीक है। तो ये असल में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान करना जरा। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, जनरल फंड्स। तो जनरल फंड्स आपको नजर आते हैं फंड्स में, कह सकता हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। पहले दिन से आपको इसी तरतीब पे डाला हुआ, ऐसे ही है तो बोलो। तो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स यानी जनरल फंड्स, तो ये आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरह के फंड्स जो हैं वो अब आज नहीं पढ़ाऊंगा, हालांकि पढ़ सकते थे आज, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये ना फिर ओवर हो जाता है, ठीक है। एंडोमेंट फंड, ठीक है जी। एंडोमेंट फंड क्या होता है कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ अभी बताना ये चाह रहा हूं कि एंडोमेंट फंड अगर होगा तो वो नज़र कहाँ आएगा। तो भाई एंडोमेंट फंड भी आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में नजर आता है। मतलब ये जब मैं बोलता हूं ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फंड्स के अंदर, ठीक है। ये है स्टेटमेंट ऑफ, यानी कि इस एरिया के लिए बन रही होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। ओपनिंग से क्लोजिंग जनरल फंड दिखा रहे थे ना, तो ओपनिंग से क्लोजिंग लैंड फंड, ओपनिंग से क्लोजिंग एंडोमेंट फंड। तो हर एक फंड जो इधर आना है उसकी मूवमेंट स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स के अंदर बनेगी, जैसे स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर इक्विटी आइटम्स आते थे, ठीक है ना। तो जब मैं बोलूंगा ना स्टेटमेंट ऑफ चेंज नेट एसेट्स में जाना है, इसका मतलब फंड्स वाले कॉलम में, लायबिलिटी में नहीं है, ठीक है। तो एंडोमेंट फंड भी कहां जाएगा? एंडोमेंट फंड भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन यानी फंड्स में नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद जनाब रिस्ट्रिक्टेड फंड्स की बारी आती है। आपको कैसे पता? अभी बताया भाई, कह रहे हैं इसमें कुछ लायबिलिटी बनेंगे, तो यानी सारे लायबिलिटी नहीं बनेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स जो होते हैं जी, अब इनमें ना जी दो कैटेगरीज हैं आगे। एक वो रिस्ट्रिक्शन है जो आपको बाहर से जिसने पैसे दिए उसने खुद ही लगाई, और एक वो रिस्ट्रिक्शन है जो आपने खुद लगाई, ठीक है जी। तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, ये दो तरह के होते हैं, सादा सी बात है, ठीक है।
एक्सटर्नली, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे हमने कहा यार बात ये है कि हम ना इसमें R&D कराते हैं, ठीक है जी, और एक वैक्सीन बनाते हैं। तो उस वैक्सीन से ये जो बच्चों के अंदर जो बीमारियां हैं, मतलब मिसाल के तौर पे फलां बीमारी है जी बच्चों में बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वैक्सीन नहीं है, तो हम वैक्सीन बनाते हैं, इसके ऊपर ज़ाहिर है अब खर्चा आएगा, R&D के ऊपर, रिसर्च डेवलपमेंट में खर्चा आता है। तो हमने कहा जी हर साल ना, मिसाल के तौर पे हर साल अपने जनरल फंड में से मसलन 1000 रुपये अलग करके इस स्पेसिफिक फंड में डालेंगे, ठीक है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो यूँ भी कह सकता है कि जी हर साल जितना सरप्लस आएगा उसका 10% ट्रांसफर कर देंगे, जैसे रिटेन्ड अर्निंग से जनरल रिजर्व में डालते थे। ये वही वाली बात है, क्रिएट करना अपने जनरल रिजर्व से, क्रिएट करना एक स्पेसिफिक रिजर्व। मसलन हमारी एनपीओ है, तो हमने सोचा कि जी हम तो बच्चों की तालीम के लिए हमारी एनपीओ बनी हुई है, ठीक है, या चलो हमारा स्पोर्ट्स क्लब भी है, लेकिन बीच में हमने कहा यार कि बच्चों को जैसे खेल के ऊपर इनका जोर लगवाया है ना, अब इनका दिमाग फजूलियात से हट गया है, तो पढ़ाई पे इनका जहन लगेगा, तो स्कूल बच्चों की स्कूल फीस की जिम्मेदारी भी उठाते हैं। अब स्कूल फीस का मामला ये है कि मिसाल के तौर पे बच्चों की फीस लेट होगी तो वो मसला स्कूल वालों की तरफ से आएगा, तो इसलिए ये ना हो कि उस मौके पे हम कह बैठे कि हम आपको फीस देंगे हर महीने और उस मौके पे पैसे ना हो। तो ऐसा किया करो कि हर साल अपने फंड में से एक स्कूल फी फंड बना लो। कौन सा फंड जी? अब ये स्कूल फी फंड हमने अपने जनरल फंड से क्रिएट किया है, ठीक है, तो ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड कहलाएगा। यानी कि हमने खुद अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जनरल फंड तो हर जगह इस्तेमाल हो जाता है ना, उसमें से कुछ पैसे निकालो। हम खुद भी बिल्डिंग बनाने के लिए फंड अलग कर सकते थे, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, जो खुद रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड भी कहां नजर आएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। यानी कि ये तीन चीजें ऐसी हैं, यानी कि तीन आइटम्स हो गए। एक है जी जनरल फंड, एक कॉलम इसका आपने पहले से बनाया हुआ था, दूसरा एंडोमेंट फंड, कल इंशाल्लाह समझा दूंगा, तो एक दूसरा कॉलम स्टेटमेंट नेट एसेट्स के अंदर ये आ गया, और तीसरा है, अच्छा अब ये एक कैटेगरी है इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कल वाला सवाल पढ़ेंगे ना जी, इंशाल्लाह करेंगे हम, उसके अंदर उसने लिखा होगा कि हम जनाब एक पॉपुलर लीग के अंदर फ्रेंचाइज खरीदना चाह रहे हैं, हमारा प्लान है, ठीक है, तो इसके लिए हमने आज से ही पैसे अलग करने शुरू कर दिए। अब ये क्या होगा? फ्रेंचाइज फंड। कहाँ से बनाओगे? जनरल फंड से। तो ये क्या है? इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड। तो कहाँ नजर आएगा? नेट एसेट्स में। फिर हमने मिसाल के तौर पे एक और रिसर्च फंड, जैसे हम कह रहे थे, तो कल वाले सवाल में आएगा रिसर्च फंड जी, हमने रिसर्च के लिए पैसे अलग करने हैं, तो ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड दो बन गए, दोनों चेंज नेट एसेट्स में आ गए। तीसरा उस सवाल में एंडोमेंट फंड भी होगा, चौथा जनरल फंड, तो 4 कॉलम वाली नेट एसेट्स बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रिक्टेड फंड हो, एंडोमेंट फंड हो, या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड फंड हो यानी जनरल फंड, ठीक है, एंडोमेंट फंड हो या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड हो, ये कहां नजर आता है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, जिसको हम प्यार से ये कह सकते हैं कि फंड्स में नजर आता है। ये कहां नजर आएंगे? सारे फंड्स में। अभी तक हमने सिर्फ एक ही फंड देखा था, जनरल फंड। अब बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि एनपीओ तो अब सवाल करने तो आ गए, ठीक है। अच्छा, अब रह क्या गया जी? सिर्फ एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। तो बेटा ये जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं, ये अभी तो आपने देखा है, ये जो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, इसको क्या बनाते हैं? जी हाँ, तो इतनी सी बात है बस याद रखने वाली, जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होते, जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स होंगे वो चेंज इन नेट एसेट्स में नजर आएंगे, यानी वो फंड है यूं कह लें। और जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड होगा, कहने को भी फंड है, लेकिन मैंने जानबूझ के उसका नाम इसीलिए लायबिलिटी रखा था कि आपको पहले से पता हो, कहीं को बाहर के बंदे ने को पैसे दिए हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के दिए, तो वो आपके लिए क्या है? लायबिलिटी है। उसको फंड्स में शो नहीं करना, उसको कहां शो करना है? लायबिलिटी में, ठीक है। तो ये कहां नजर आएगा जी? ये लायबिलिटीज में। डन जी, चलो ये कहानी होगी खत्म। अब इसी के ऊपर जरा एक आध दिन और हमारा इसको रिफाइन करेंगे हम, ठीक है, जाहिर है सवालों को करके ही करेंगे। तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, तो ये डिस्कशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, है बड़ी आसान सी बात, लेकिन यहाँ से आपकी बुनियाद पड़ रही है, ठीक है। जनरल फंड तो पहले से चेंज नेट एसेट में डालते थे। एंडोमेंट फंड कल पढ़ाऊंगा, आज वाले सवाल में नहीं है, कल वाले में है, जान के इसको कल पे कर दिया, तो वो भी कहाँ नजर आएगा? स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट्स में। कोई इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है,
मतलब आपने अपने ही जनरल फंड में से कोई स्पेसिफिक फंड खुद क्रिएट किया है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मिलकर रेजोल्यूशन पास किया होता है नॉर्मली, कि जो एनपीओ चला रहे हैं वो मिलकर रेजोल्यूशन पास करते हैं कि यार हम स्पोर्ट्स क्लब हैं, हम फ्रेंचाइज ओन करना चाहिए हमें। फ्रेंचाइज की जाहिर है बोली लगेगी, पैसे बड़े सारे देने पड़ते हैं, तो इकट्ठे पैसे देने पड़ जाएं कल को, तो आज से अलग थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। तो जनरल फंड में से स्पेसिफिक फंड बना रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। कहां नजर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। और जबकि एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स लायबिलिटी है। अब ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड और एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड एक से ज्यादा किस्म के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर किसी ने स्पेसिफिक अमाउंट वो आई ट्रीटमेंट के लिए दिया था, किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए, किसी ने लैंड खरीदने के लिए, ये 3 तरह के आगे थे, मतलब यहीं पे देखे थे ना, ठीक है। तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड भी कई तरह के हो सकते हैं, हजारों तरह के हो सकते हैं, बना लें आप अपने फंड्स, ठीक है, सही है। जनरल फंड और एंडोमेंट फंड अपने नाम से। जनरल फंड जो कहीं पे कोई नहीं जाता, किसी ने वैसे पैसे दे दिए या इन्होंने खुद अपने कुछ काम करके अर्न किया, तो कहाँ डाल देंगे, तो ये तस्वीर इंपॉर्टेंट है, बना लें। अब आ जाए जी, पास पेपर कौन सा है ये, मेहताब वेलफेयर, पास पेपर 6। लाइफ टाइम मेंबरशिप बाद में लेना तस्वीर। अब ये बात चल रही है, वो सब छोड़ के उधर चले जाएं। ये ले, वो ऊपर वाले की बात कर रहे हो, नजर आ रहा है कुछ। अच्छा अब देखो ना, इसने टाइम ज़ाया किया सक्सेसफुली हमारा, 5 सेकंड नहीं होते। अच्छा जी मेरे बच्चों, मज़ा कैसे आए इस रिक्वायरमेंट के साथ। आज तक मैंने कहा ICAP ने टेस्ट नहीं किया चेंज नेट एसेट्स को, लेकिन जो कल सवाल करना है उसमें ICAP के क्वेश्चन बैंक का सवाल है, उसमें उसने मांगी हुई है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। तो जैसे अभी आपने देखा, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आए तो उसमें बड़ी रेंज होती है, वो सिर्फ स्टेटमेंट, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव, ये सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर भी बनवा लेता है। आगे देखेंगे सवाल, आज होमवर्क में देखेंगे आप, सिर्फ बैलेंस शीट, जैसे कल आपने होमवर्क किया, आज हमने डिस्कस किया, सिर्फ बैलेंस शीट बनवा ले, सिर्फ आपसे चेंज इन नेट एसेट्स बनवा ले। अच्छा उलट चल पड़े, सिर्फ रिसीट पेमेंट बनवा ले, पर वो नहीं बनवाएगा, कैश फ्लो का सवाल दूसरी तरफ दिया होना है ना, तो ये भी तो कैश फ्लो ही होती है एक तरह की, छोटी एनपीओ की। रिसीट पेमेंट क्या है, छोटी एनपीओ की कैश फ्लो ही है, ठीक है ना, तो वो नॉर्मली नहीं बनवाएगा, लेकिन बनवा सकता है। कहने का मकसद ये, कोई एक चीज बनवा ले, बनवा सकता है, डेटा दूसरे हिसाब से दे दे। जैसे आपने अभी देखा बैलेंस शीट बनाई कल आपने घर पे, सिर्फ बैलेंस शीट बनवा ली। अब कहीं सवाल में बैलेंस शीट और रिसीट पेमेंट देकर आपसे इनकम एक्सपेंडिचर बनवा सकता है, और कहीं पे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट देकर रिसीट पेमेंट बनवाएगा, तो ये तो कैश फ्लो जैसा बन जाएगा। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट गिवन होती थी, याद है, तो ये कम चांसेस है कि रिसीट पेमेंट बनाए, पर बनवा सकता है, तो वो बनवा ले, तो आपको मसला कोई नहीं, आपको कैश फ्लो बनानी जैसे आती, लेजर्स ओपन करके कैश निकालेंगे जी। वो देख लेंगे, वो देख लेंगे, वो बिल्डिंग के अलग पैसे आएंगे, देख लेंगे। ये IS 20 नहीं है, ये ध्यान में रखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और NPO है, तो फिलहाल जिस स्टेप पे मैंने रोका उस पर रुक जाओ। क्या, लैंड अगर डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, लैंड आया है, तो उसको लैंड फंड में डायरेक्ट क्रेडिट करना है, बस। इससे आगे बात अभी मैंने नहीं की, देखते हैं फिर को बिल्डिंग बना के। इस पर फिलहाल इसको तो पक्का करें। पहले ही पता है 3 घंटे की क्लास है, तो चीज़ें ज़्यादा ना हो जाए। वैसे मैंने कोशिश की चीज़ें कम ही हों, तो ये बस ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी अभी तक। ये कॉन्सेप्ट, ये आज का, वैसे भी ये आज का ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो एडिशनल काम क्या किया, तो इसी तरह से अब जो रिमेनिंग काम है वो सारे पूरे हो जाने हैं। ये फाइनल अकाउंट्स का भी इंशाल्लाह और कैश फ्लो का भी, ये अगले 2 से 3 दिन के अंदर कोशिश करनी है वो पेंडेंसीज रिमूव हो जाए, ठीक है। इधर NPO खत्म करेंगे तो साथ फिर रेशो के हमने रिवीजन भी शुरू करनी है। तो कोशिश यही है कि 2 से 3 दिन में ये ज़रा पेंडेंसीज रिमूव करें, फिर दोबारा भी आएंगे। जैसे जालिब वाला सवाल आपको टर्म टेस्ट के अंदर दिया था, उसको डायरेक्ट मेथड से आपने टर्म टेस्ट में किया, उसको डिस्कस करूंगा, इनडायरेक्ट से भी कराऊंगा। कैश फ्लो का सवाल भी हो गया, फाइनल अकाउंट्स का इनडायरेक्ट था, ओ नो, तो कोई बात नहीं, फिर डायरेक्ट का सलूशन दे दूंगा। अच्छा, तो बहरहाल करना है वो सवाल, कैश फ्लो का एक सवाल हो जाएगा, ऐसे ही फाइनल अकाउंट का कोई सवाल ढूंढेंगे, वो कर लेंगे। तो करने ये सवाल भी हैं। NPO कोई सवाल तो वैसे ही चल रहा होगा, इसको क्या रिवाइज करना, कोई रिसेंट टाइम में आया हुआ तो देख लेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने जो है ना वो चुरियाँ कांटे तेज़ रखें। अब रेशो के ऊपर वैसे मैंने अर्ज़ किया था, अगर फुल फ्लेज लेक्चर लगाएं ना ये 3 घंटे वाले, तो 3 दिन का, ये 4 दिन का, लेकिन हम उसको घसीटेंगे।
ठीक है, 3 दिन का वैसे ये 3 घंटे का 2 घंटे का लेक्चर तो 4 लेक्चर लगते हैं उसके टोटल, लेकिन हम उसको थोड़ा तोड़ेंगे। ये मुमकिन है कि पहले दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें 2 घंटे, उसको सारी रेशोज में इकट्ठी भी करा सकता हूँ, और फिर उसकी डिस्कशन एक एक सवाल करके, क्योंकि थेरी लग जाती है ना, उस पर डिस्कशन करनी होती है बस कैलकुलेशन करके थोड़ी सी, तो वो फिर बंदा बोर भी होता है। तो देखेंगे इंशाल्लाह। यार आप इधर आ जाओ, मुझे पता है फ्रेमवर्क सिलेबस में है भाई, मुझे पता है फ्रेमवर्क है सिलेबस में भाई, आप इधर आ जाओ यार, कर लेंगे। जब आपको मैं कहूँगा ना चले जाएं कल, फिर बताइएगा क्या चीज़ रहती है, ठीक है। सवाल ना पढ़ना, अड़ंगियाँ देते रहना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स ऐड करें, ये इसने परसों भी बोला था फ्रेमवर्क, फिर अभी कह रहा है वैसे बता रहा हूँ। नहीं, वो दोनों है। मसलन नोट्स कहाँ बनाए हमने फाइनल अकाउंट्स में? कोई नहीं बनाए। हाँ, एनपीओ के कोई नोट्स नहीं है फिलहाल, बस ये जो आपके सामने है यही है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ठीक है ना, बस यही बनानी है आपके सिलेबस में यही है। नोट्स अगर होंगे भी तो बड़ी एनपीओ के ऊपर आईएफआरएस भी लगते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ भी लगते हैं, तो वो जो आपने नोट्स बनाए हैं उधर, वो इधर भी बन जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे वो आपसे पीपीई का नोट एनपीओ का मांग ले तो क्या फर्क पड़ेगा? वही लैंड, वही बिल्डिंग, वही प्लांट, वही इक्विपमेंट, वही फर्नीचर, वही कंप्यूटर, वही व्हीकल, वही डेप्रिसिएशन, वही सारा कुछ, वही रिवैल्यूएशन मॉडल, लग सकता है सारा कुछ, फर्क कोई नहीं ना। एसेट तो एसेट है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो या नॉन प्रॉफिट के लिए हो, ठीक है। सवाल पढ़ लें जी, मेहरबानी ताड़ी। ये जी मैंने बीच में ऐड कर दिया इसको, एक रिक्वायरमेंट को, ठीक है। स्प्रिंग 22 में ये 10 नंबर का सवाल आया था, लेकिन मैंने इसको कुछ 13-14 नंबर का बना दिया, ठीक है। सवाल पढ़ें। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। आप वापस आ गए अपने कंफर्ट जोन में, यानी ये मुश्किल काम था जो आपने किया। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना मुश्किल काम था। जिन जिनके ओपनिंग या क्लोजिंग है उनके लेजर बनाए, फिर रिसीट पेमेंट से पकड़ के पेमेंट्स रिसीट्स की, फिर एडजस्टमेंट्स पढ़ के अल्लाह अल्लाह करके आप कहीं पहुंचे थे। यहाँ पे वो सारा काम हुआ पड़ा है, फाइनल अकाउंट्स में वापस आ गए आप, समझ लें। बस फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपको कैपिटल नजर आता था, यहाँ पे फंड नजर आएंगे, ठीक है। वहां पे आपने प्रॉफिट निकालना होता था, यहाँ पे आपने सरप्लस या डेफिसिट निकालना है, वहां प्रॉफिट लॉस निकालते थे। बाकी लायबिलिटीज एसेट तो सारे के सारे वैसे ही हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहताब वेलफेयर ऑन 31 दिसंबर 2021। तो क्लोजिंग ट्रायल है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है ये क्लोजिंग होता है पर अनएडजस्टेड क्लोजिंग होता है, ठीक है ना। ये क्लोजिंग कौन सा होता है जी? मतलब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना आपने होती हैं, ठीक है जी। तो अनएडजस्टेड क्लोजिंग। अच्छा, अब कैपिटल बोला है पहला नंबर ही, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हॉस्पिटल बिल्डिंग, मतलब हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है, हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही है। फिर कैश एट बैंक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन एंड सप्लाईज की आ गई। भाई अगर अस्पताल है तो मेडिसिन एंड सप्लाईज इसके लिए क्या है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जेक्टिव क्लब के लिए स्टॉक ऑफ क्रॉकरी था, जैसे उससे पहले किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी होता है, अस्पताल के लिए वैसे ही स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाईज। हॉस्पिटल सप्लाईज का मतलब क्या है? पट्टियाँ, वो कॉटन, वो दवाइयाँ शवाइयाँ, ऐसे कोई इमरजेंसी आ गई जो वो टिंचर मिंचर हैं जी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हॉस्पिटल सप्लाईज ही हैं, ठीक है। तो मेडिसिन एंड सप्लाईज क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन अगर उसने आगे कह दिया कि ये मेडिसिन एंड सप्लाईज जो हैं ये बेसिकली ये इन्होंने मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है और ये उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, तो फिर थोड़ा सा सेल और कॉस्ट, वो भी इन्वेंट्री है लेकिन वो इन्वेंट्री फॉर सेल आ जाएगी। तो फिलहाल तो नजर आ रहा है हॉस्पिटल सप्लाईज वगैरह किस लिए होती हैं? हॉस्पिटल के लिए, ऐसी जैसे स्टेशनरी होती है किसी दफ्तर के लिए, जैसे फार्म के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप कनेक्ट रखें चीज़ों को। जैसे IS 41 का फार्म था आपका, उसमें आपकी जो फीड एक्सपेंस था वो जो आपका चारा शारा था, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया पिछले पार्ट के अंदर, तो स्टॉक ऑफ क्रॉकरी था, ऐसे ही अस्पताल के लिए ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड सप्लाईज, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक है। फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड, कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड इकट्ठा ही उसने दे दिया है। अब पता नहीं इसमें सारे के सारे जनरल हैं या कोई जनरल है कोई स्पेसिफिक है। अगर सारे के सारे जनरल हैं तो फिर सुभान अल्लाह डबल एंट्री हो चुकी है। अब डबल एंट्री नहीं करनी। ट्रायल में ये पहुंचा कैसे होगा? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट कर दिया हुआ है उसने, गलत तो हो सकता है लेकिन ये एंट्री हुई पड़ी है। डबल एंट्री नहीं करनी, उठाना है इसको, इनकम एक्सपेंडिचर में रखना है। हाँ, अगर इसमें उसने कोई स्पेसिफिक डोनेशन डाल दिया है तो आपको उसको यहां से निकालना पड़ेगा
और जो उसका ट्रीटमेंट है वो करना पड़ेगा। ये होगा सवाल में। फिर लो जी, जिंदगी आसान हुई कि ना हुई? आज तक ओपनिंग जनरल फंड आप निकालते आए हैं, सवालों में आपको ओपनिंग जनरल फंड गिवन, अब प्रॉपर अकाउंटिंग ना हो रही थी। यहाँ पे तो अकाउंटेंट बैठा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेजर्स बन रहे हैं, तो फिर पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग, तो ओपनिंग जनरल फंड आपको अवेलेबल है जी, जिंदगी आसान हो गई। फिर कहता है जी मेडिकल इक्विपमेंट, ये क्या है जी? पीपीई। लेकिन ये डेबिट है या क्रेडिट है, समझ नहीं आ रही। हाँ जी, तो तरीका देखें जी इसका, यहाँ पर कॉस्ट गिवन है और यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये ऐसे कभी शायद फाइनल अकाउंट में भी किस सवाल में देखा हो आपने, नहीं देखा तो चलो अच्छा है, ऐसी चीजें यहाँ पे देख रहे हो आप जी। नेक्स्ट, मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, मेडिसिन से सप्लाईज की क्लोजिंग, और ये मेडिसिन एंड सप्लाईज, यानी आप अगर लेजर बनाए मेडिसिन एंड सप्लाईज का तो ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं नजर आ रहा कहीं पे, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है, और ये यूज्ड गिवन है, तो यहां से शायद देखेंगे, मेरे ख्याल में तो सब कुछ हुआ पड़ा है, यानी ये वो मामला है, बेसिकली ये वो मामला है कि आप ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके कंज्यूम्ड, यहां पे सेल तो नहीं निकालते, सेल तो नहीं कर रहे, कंज्यूम निकालते हैं, तो ओपनिंग पता नहीं कितना है, परचेज पता नहीं कितना है, क्लोजिंग होकर ये कंज्यूम्ड निकल चुका है। असल में ये मामला यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा हो तो इसका मतलब ट्रायल में नजर आने वाला, ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रहा तो स्टॉक क्लोजिंग होता है, या क्लोजिंग नजर आ रहा तो स्टॉक क्लोजिंग नजर आ रहा हो तो ट्रायल में क्या नजर आएगा? परचेज नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, वो तो सेल कर रहे थे मेडिसिन, तो कॉस्ट ऑफ सेल आती ना, कंज्यूम्ड की फिगर आनी है, तो बेसिकली वो कंज्यूम्ड की फिगर निकल चुकी है। अगर यहां पे परचेज होता ना तो ये भी ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी होती। अभी आगे सवाल आना है इंशाल्लाह, उसके अंदर ऐसा भी होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री होगी तो फिर मेडिसिन की परचेजेज होंगी, तो क्लोजिंग आप एडजस्ट करके कंज्यूम्ड की फिगर निकालेंगे, ठीक है। ये कंज्यूम्ड की फिगर जैसे आप करते थे ना, ये देखो ना यार, अभी आप करते थे जी ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो आता था कॉस्ट ऑफ सेल। ये तो तब है जब आपने कोई चीज बेचनी हो, ऐसे ही है। और बोलो, अब अगर यही किसी ट्रेडिंग बिजनेस में भी होता और स्टेशनरी का आप बना रहे होते लेजर या इस तरह से, तो ओपनिंग स्टॉक आप लिखते, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का प्लस परचेज की है जी स्टेशनरी, और क्लोजिंग अभी भी हमारे पास स्टेशनरी पड़ी हुई है, और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बल्कि एक्सपेंस निकलता था स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ऐसे ही है। बोलो, ये समझ आई है बात? तो इसी तरह लेजर भी बन सकते हैं, यानी अगर आपने कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी की, मसलन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इन्वेंट्री बनाकर दी थी केटरिंग की, नजर आ रहा है अभी आपको, और फिर इन्वेंट्री बनाकर दी थी आपको क्रॉकरी की, मैंने आपको यहां से, बल्कि करीब ही है, ये करीब ही है, दूर नहीं है, किधर, इधर था, ऊपर था, ये केटरिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, तो यहां से क्या निकला था? कॉस्ट ऑफ सेल, और क्रॉकरी ये यूज के लिए थी, तो यहां से क्या निकला? कंज्यूम एक्सपेंस। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी है कि आपकी जो एनपीओ है, इसमें जो मेडिसिन सप्लाईज अगर आपने स्टोर बनाया होता तो फिर आप सेल्स करते उस मेडिसिन की, तो कॉस्ट ऑफ सेल आती, और अगर आपकी अपने इस्तेमाल के लिए है तो वो सेल नहीं कर रहे, वो कंज्यूम हो रहा है। अब आगे रूल वही है, अगर आपको कैटरिंग का मसलन ट्रायल होता, कैटरिंग का ओपनिंग स्टॉक गिवन होता तो कैटरिंग परचेजेस गिवन होती, ठीक है, और क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ सेल निकलती, ठीक है, और यहां पर ओपनिंग स्टॉक क्रॉकरी का गिवन होता, ट्रायल होता, तो फिर क्रॉकरी की परचेजेस होती और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट करके आप एक्सपेंस निकालते। एक ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको ट्रायल में क्लोजिंग गिवन हो, तो फिर ट्रायल में क्या नजर आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। आपको क्लोजिंग गिवन हो क्रॉकरी, तो ट्रायल में क्या नजर आएगा? यूज्ड, कंज्यूम्ड, एक्सपेंस की फिगर। तो हमारा इस वक्त सवाल कौन सा केस है? ये नहीं है, ओपनिंग गिवन नहीं है कि हम परचेज करके क्लोजिंग निकालें, तो ये लेजर बनाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या ख्याल है? ठीक है, ये जरूरत पड़ेगी जी। हाँ, तो कहां कौन सी चीज पेड करा रहे हैं आप? नहीं, वो तो यूज्ड बोल रहा है ना बेटा, तो ये एंट्री हो चुकी। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या परचेज की फिगर होती थी ट्रायल में? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल के अंदर, ये इसका अगर ट्रायल बना होगा
तो इसमें क्या नजर आएगा? ट्रायल में पेड की फिगर आती है तो एक्सपेंस की भी तो आ सकती है। हमने ऐसा ट्रायल भी देखा है, ट्रायल में क्या एक्सपेंस की फिगर नहीं आ सकती? तो फिर तो ये डेबिट क्रेडिट सिचुएशन क्या है जी? यहां पर सिचुएशन ये होगी कि ओपनिंग स्टॉक अगर गिवन है वो कितना होगा, मसलन 10 रुपए, तो फिर यहां पे परचेजेस गिवन होंगी 30 रुपए और क्लोजिंग पड़ा होगा अदर इंफॉर्मेशन में। ठीक है, एक ट्रायल ये होता है। ये नहीं समझ आ रही बात? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं उधर ही चलता हूं उसी सवाल पे, मैं वहीं पे बनाता हूं ट्रायल। ये ऐसी जरा कंफ्यूज हो रहे हैं शायद आप लोग, तो आए जरा। डेबिट क्रेडिट ट्रायल, हमें सवाल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन की गिवन है। ठीक है जी, जैसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री नजर आई, मेडिसिन और सप्लाईज बेचने के लिए नहीं जी, इस्तेमाल के लिए। ठीक है ना, तो मेडिसिन एंड सप्लाईज की क्लोजिंग इन्वेंट्री नजर आई कितनी? 14। तो अगली बात हमें पहले ही पता लग गई कि अब हमें मेडिसिन एंड सप्लाईज परचेज नजर नहीं आएगा, बल्कि मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड की फिगर नजर आएगी, यूज की फिगर, यानी एक्सपेंस जो हो चुका है। तो वो कितना है जी? 76। ठीक है, ये एक टाइप है। अगर इस टाइप का आपको ट्रायल मिलेगा तो फिर आपको अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद दूसरा ट्रायल क्या हो सकता है? अच्छा, अब ये गलत तो हो सकती है, वैसे गलती हो सकती है इनके अंदर। मसलन वो कहे जी कि मेडिसिन सप्लाईज के अंदर कोई एनआरवी, क्लोजिंग इन्वेंट्री में एनआरवी पर कॉस्ट पे पड़ा है, उसको एनआरवी पे लाना है, एडजस्टमेंट हो सकती है, बट है ये क्या? क्लोजिंग। ठीक है, अगर इसी ट्रायल को वो ओपनिंग कर दे इस ट्रायल के अंदर, तो फिर उसको कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी ना डेटा के अंदर। मसलन अब मुझे नहीं पता ओपनिंग कितना था, अज्यूम कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है जी, मसलन ओपनिंग इन्वेंट्री अगर गिवन होती, जरा कैलकुलेटर करना बेटा, इधर बैलेंसिंग निकालो, इधर 90 आएगा, तो फिर ये क्या बनेगा? 76 सही हो गया? नहीं ना, समझ नहीं रहे। 90 आप ऐसे ही कह रहे हैं, मैंने दो चीजें लिख दी थी ना। अगर इधर 90 लिखना है तो फिर ओपनिंग कुछ और होगा। बताओ जी, 12 में कितना ऐड करें और 14 लेस करें तो 76 आता है। बहुत करीब है, चलो ठीक है, बहुत करीब है। आप यूं कर लें, आप इसको 5 कर लें। अब जरा परचेज की फिगर बड़ी नजर आएगी जी, 85। ठीक है, अच्छा, ये अब मैंने अज्यूम किया, दोनों फिगर्स अज्यूम किया। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 5 है, तो फिर यहाँ पे क्या नजर आना चाहिए आपको? ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, तो फिर मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड नहीं होगा, बल्कि मेडिसिन सप्लाईज क्या होगा? परचेज्ड। ठीक है जी, अब परचेजेज आएंगी तो फिर आपको अदर इंफॉर्मेशन के अंदर वो बताएगा क्या जी, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन एंड सप्लाईज की जो है इज 14। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जब आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे, ठीक है, तो इनकम्स नहीं, एक्सपेंसेस में आपको चूंकि परचेज की फिगर नहीं चाहिए होती, जो आपका अभी तक मेडिसिन सप्लाईज पड़ी है स्टॉक में, वो तो आपका खर्चा नहीं हुआ, तो आपको यहां पे फिर मेडिसिन एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड निकालना पड़ती। तो आप निकालते यूं, 5 प्लस 85 माइनस 14 इज इक्वल टू, जी हां। तो ये तो है नहीं आपके पास, तो ये सिचुएशन है, तो ये तो सुकून है जनाब कि आपने क्या करना है। अच्छा एक मिनट, ये दूसरी बात भी कर देना। ठीक है, पूरी बात आप कर ही देना। दूसरी तरफ क्या होगा जी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, करंट एसेट्स में मेडिसिन एंड सप्लाईज का स्टॉक। अब इधर देखो, ये डबल एंट्री आप करते हो कैसे? स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट की तरह से, यहां पर एक्सपेंस क्रेडिट, परचेज यहां से क्रेडिट कर दिया, ये 76 बन गया, ये 14 इधर आ गया। ये आपको करना पड़ा, जबकि
आपको आसान वाला ट्रायल गिवन था पर मुसीबत डाल दिया आप लोगों ने मेरे गले हैं। कोई बात नहीं, कर लो जो करना है, सारे फायदे ही हैं आपके, ये सारी डिस्कशंस फायदा देती है ना बेटा, ठीक है। तो लें जी, अल्टरनेटिव्स है ना। अभी दूसरा सवाल भी दिखाता हूं, साथ ही वो होमवर्क में भी चला जाएगा, बेहतरीन ही होगा मेरे लिए तो ये डिस्कशन। अब जो आपको ट्रायल गिवन है इसमें क्या गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां पर फिर देखिए, बगैर हमें पता है कि ये एक्सपेंस की फिगर होगी, कंज्यूम की फिगर होगी, परचेज नहीं हो सकती। और अदर इंफॉर्मेशन में गलती तो बता सकता है स्टॉक की कि कोई गलती हो गई, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भाईजान कहां पड़ा हुआ है, ऊपर ही, ठीक है। तो इस ट्रायल से जब आप खेलेंगे तो आपको क्या करना है चुप करके आपने ये 76 उठाना है, यहां पे लिखना है, और चुप करके ये 14 उठाना है और यहां पे लिखना है, ठीक है। तो ये आसान वाला सिनेरियो था, और ये मुश्किल वाले सिनेरियो में आपको ये काम करके 76 निकालना पड़ता है, ठीक है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है, अब क्लियर है। आपको क्या लगता है मैंने टाइम जाया किया होगा? मैंने इन्वेस्ट किया ये टाइम, अभी दिखाता हूं आपको। जल्दी से पिक्चर बनाएं, ठीक है जी। 1 मिनट वाले जल्दी बनाया करो, 1 मिनट। गुस्सा चेक किया, गुस्सा छेती कर लो यार, साड़ी मेहरबानी। लो भैया 1 मिनट के लिए तशरीफ की टोकरियां लाएं। इसमें तो ये तो वैसे ही देना ना, इसमें तो है ही नहीं ना वो, ये तो वैसे ही देना ना, ये तो होमवर्क वैसे ही आ गया ना। 2 सवाल कहे थे आपको होमवर्क देने, छोटा सवाल है 10 नंबर का। अच्छा ये असल सवाल है जी, ये नहीं। किधर गया? चौंगतार इंटरनेशनल के नाम से सवाल होगा। ये देखो, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वेंट्री के साथ नहीं लिखा हुआ ओपनिंग एज अ क्लोजिंग, लेकिन नजर क्या आ रहा है, परचेजेस। तो जब परचेजेस नजर आ रही हैं तो इन्वेंट्री इज नॉट क्लोजिंग, दिस इज ओपनिंग। अब इन्होंने कैफेटेरिया शायद ट्रेडिंग एक्टिविटी रखी हुई है, और मेडिसिन और सप्लाईज जो हैं इनसे शायद सिर्फ एक्सपेंस निकलेगा बाहर, ले तो सवाल आपको बताएगा, ठीक है ना। अब इस सवाल के अंदर ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग यहां बताएगा। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री मेडिसिन और हॉस्पिटल सप्लाईज की इतनी है और इतनी है, मेडिसिन इतनी कॉस्ट वाली एक्सपायर हो गई है, तो भाईजान कोई एनआरबी का चक्कर भी है, ठीक है। तो ये है अब फर्क, जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो ये सवाल अब आपका होमवर्क बन गया, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करो, ये 14 सिर्फ कर लो, अगर दिल नहीं कर रहा तो 10वां ना करो, अगर दोनों कर लो तो कसम से दिल खुश हो जाएगा मेरा। हाले केड़ा टर्म टेस्ट फिर जाता है तेरा, नहीं दिया था तो तुम्हारा कसूर है। 10वां और 14वां होमवर्क में, ओके। 10वां और 14वां इंशाल्लाह कौन कौन करके आएगा, इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को पास करे, अल्लाह आपको पास, सारे बाकी भी हाथ खड़े हो गए, ठीक है। अच्छा जी वापस आए, और भाई सवाल भी करना है, वैसे ही मैंने 10:15 छुट्टी करनी थी, 10:30 पे पहुंच गया ना काम। चलो अब कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, सवाल तो पूरा करके ही जाएंगे। अच्छा जी, बात यहां से चली थी तो मेडिसिन, अब सवाल खत्म हो गया ना, अब ये बात जब होगी, देखो कितनी अहम बात थी। चलो आगे चलो, अदर एक्सपेंसेस हैं, पेबल्स हैं, रिसर्च की कॉस्ट है, रिस्ट्रिक्टेड फंड, रिस्ट्रिक्टेड फंड भी आ रहा है जी 180। अब ये अगर तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हुआ तो लायबिलिटी है, एक्सटर्नली हुआ तो लायबिलिटी है, इंटरनली हुआ तो चेंज नेट एसेट्स में डाल देंगे, ठीक है। फिर जी सैलरीज आ गई और ट्रायल का टोटल आ रहा है, ठीक है जी, और दोनों तरफ इसकी बैलेंस है ट्रायल की। अब अदर इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमने फॉर्मेट बना लेना। तो फॉर्मेट है जनाब वही आपका पुराना फॉर्मेट। फास्ट पेपर कौन सा है जी, 6, पेज नंबर 782। अच्छा सुने बेटा, प्लीज अब अटेंशन आपकी चाहिए। 10 मिनट तक कोई जो है ना शरारत नहीं करें, आपस में कोई हरकतें ना करें, सवाल को करना है हमने, इस पे मेहनत की है हमने कब से, अब सवाल, अब कटाई का वक्त आया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इनकम्स, एक्सपेंसेस, फंड्स,
नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट, करंट, कहानी खत्म। ये मैंने रिक्वायरमेंट डाली है जबरदस्ती। ए रिक्वायरमेंट क्या थी? इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ। बी क्या थी? फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। सी कोई नहीं थी, हमने डाल दी। ठीक है, तो इसमें मैं आज दो चीजें हैं। वैसे टोटल का कॉलम भी इसका हिस्सा है, लेकिन मेरे पास बस जगह नहीं थी। वैसे है जगह, टोटल कॉलम भी बन सकता है। अच्छा, अब उसके बाद ऐसी जरूरत के हिसाब से लेजर्स। तो इतना सा सवाल है ये। ठीक है, अब ट्रायल वाला वैसे भी बहुत सारे लेजर ओपन नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो वैसे ही क्लोजिंग पड़ी है, उठानी है और लिख देनी है, कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट्स बड़े ध्यान से अब देखनी। लो जी, रेस्ट्रिक्टेड फंड का ब्रेकअप आ गया। माजरत यार, थोड़ा सा लंबी होगी क्लास में जी। ब्रेकअप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फंड, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड 120 है इसमें से, और रिसर्च फंड 60। ठीक है, अब हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड के बारे में क्या कह रहा है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो रिसीव हुए थे पिछले साल, ओपनिंग में पढ़ा है ना, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, यानी कि ये क्या है? एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, यानी लायबिलिटी। वेरी गुड, मतलब मेहनत कर चुके हैं ना, अब तो सिर्फ कटाई है। एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये इसको क्या करेंगे? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का लेजर बना लेंगे, ओपनिंग लायबिलिटी बना लेंगे। ठीक है, और रिसर्च फंड क्या है? एज पर रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, हमारा आपस का MWH इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर टू, अब ये बात भी कर चुका हूं आपको। ठीक है, मतलब किस ऐसा परसेंटेज कोई भी हो सकती है। वो कह सकते थे कि जनरल फंड का 10% कर दो, सरप्लस का 20% कर दो, कोई भी परसेंटेज लगा सकते हैं। कहते हैं बस हर साल इतना आपने ट्रांसफर करना है, कहां पे? रिसर्च। तो ये क्या है जी? इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए ये क्या है? फंड। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आएगा, ये क्या है? फंड। ठीक है, अच्छा, अब फंड्स में आएगा, यूं लिख दो, फंड्स में आएगा, लायबिलिटीज में नहीं आएगा बल्कि फंड्स में आएगा। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों जनरल फंड तो पहले से है, ओपनिंग पड़ा हुआ। एक स्पेसिफिक फंड भी आ गया जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से चेंज नेट एसेट्स में आएगा। ठीक है, और एक लायबिलिटी है हमारी हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी बोलेंगे, उसको फंड नहीं बोलेंगे। हालांकि उसने फंड बोला, बोलते भी हैं, लेकिन मैंने जान के इसीलिए आपको अलग रखवाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये ओपनिंग जब पता लग गए तो 120 और 60, तो इनको इनके अपने अपने घरों पहुंचा दो। ठीक है, 120 मैं यहां पर लिखूंगा, और यहां पे लिखूंगा हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी। यही नाम रखा था ना, अपनी मर्जी का नाम रखना है, जो भी रख लें। ठीक है, अब ये 1 जनवरी 21 पर ओपनिंग है, क्योंकि देखो ट्रायल के अंदर क्या लिखा हुआ है? ओपनिंग स्पेसिफिक फंड, यानी वो लिखा हुआ था ना, रिस्ट्रिक्टेड फंड ओपनिंग। ठीक है, तो ओपनिंग कितना है? 1, और बोलो फूटो, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ क्या है जी हमारे पास? जनरल फंड, जनरल फंड, और इसका नाम क्या है जी? रिसर्च फंड, रिसर्च फंड। तो ये हमें जो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 21 पर गिवन है, रिसर्च फंड का कितना है? 60। तो ये ओपनिंग हमने, वो असल में एडजस्टमेंट आ गई थी ना, तो ओपनिंग फिर उठाकर जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया। एडजस्टमेंट आती है तो हम पता ही आपको ट्रायल से फिगर रेलेवेंट उठा लेते हैं, तो हमने ट्रायल से रेलेवेंट फिगर उठा ली, कोई मसला? तो टिक कर दूं, 180 को कर दिया जी। ले जी, एडजस्टमेंट 1 भी हो गई। ठीक है, सारी मेहनत की हुई है, 5 मिनट का सवाल है वे, अगर स्पीड मारूं तो, लेकिन आराम से टेंशन नहीं लेनी जी। इधर देखें, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बात कर रहा है 281 की, इसकी बात कर रहा है। क्या हुआ जी? इसमें शामिल है 55 मिलियन जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए जो पैसे आए थे वो कंट्रीब्यूशन में डले रहे तो इनकम में चले जाएंगे। ठीक है, मैं इसको ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग से समझाऊं? देखो भाई, वो कह रहा है 55 मिलियन रिसीव हुआ है, ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए था। मैं तो समझाऊंगा जी आपके,
तुंदी बाद मुखालिफ से मैं नहीं घबराता। एडा मैं उकाब किसका? तुंदी बाद मुखालिफ बताऊंगा फिर वेले टाइम जी। मतलब इसकी कोशिश बस यही होती है, आपको पता है भाई होना क्या चाहिए था। एडजस्टमेंट 2 की बात कर रहा हूं भाई। कैश तो आया है, इसमें तो कोई शक नहीं, 281 रुपए कैश तो आया है, लेकिन जो आपका 55 है, 55 वो हाउस बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी में जाना चाहिए था। बाकी आपका बिल्कुल इनकम बने, ठीक है जी, बाकी इनकम में चला जाए। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना 200, लेकिन वो भाईजान ने क्या कर दिया हुआ है, डन बाय अकाउंटेंट जी बोले, उसने सारे का सारा कंट्रीब्यूशन इनकम बनाया हुआ है, कंट्रीब्यूशन रिसीव, ठीक है ना। तो उसने, मैं यहां पे लिख दूं कंट्रीब्यूशन इनकम, जरा कंट्रीब्यूशन इनकम, उसने सारा ही कंट्रीब्यूशन इनकम नाम रखा हुआ है। तो इस तरह से तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो सारा 281 चला जाएगा इनकम में, जबकि कुछ लायबिलिटी बनानी है, रिस्ट्रिक्टेड फंड है ना, कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो करेक्शन क्या करनी है, ये डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। बहरहाल रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ जी। जी कैश डेबिट होना तो हो गया, कुछ ना करें। हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई तो कर दें। इनकम कंट्रीब्यूशन 226 से क्रेडिट हुआ पड़ा है भाई, थोड़ा सा उसको डेबिट कर दें, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इनकम को थोड़ा सा डेबिट कर दें, कितने से। अब ये करेक्टिंग एंट्री जब पोस्ट करनी है तो रेलेवेंट चीजों को उठा लो, ठीक है। तो रेलेवेंट चीज तो हमारे लिए सिर्फ क्या है, 281, ठीक है। 281 एज पर क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में जाके। इनकम्स में कंट्रीब्यूशन ने तो आना है कि नहीं, कितना है जी। वैसे ट्रायल में एंड पे भी उठा सकते थे, लेकिन मैंने कहा चलो अभी उठा लो, पहला सवाल है ना ट्रायल का, इसमें कर रहे हैं। अब इधर देखो क्या करना है जी, इस 200, भाई इधर ही रहो ना, 281 में से 55 निकालो, निकाल के उसको लायबिलिटी बनाओ। अब देखो इधर ये रेक्टिफाइंग एंट्री यही हो रही है ना। तो 55 डेबिट करो इनकम से, क्रेडिट करो लायबिलिटी में, करेक्शन। डेबिट करो इनकम, इनकम की नेचर क्रेडिट होती है, तो कंट्रीब्यूशन के आगे मैंने इनकम नहीं लिखा, थर्ड कंट्रीब्यूशन इनकम, डोनेशन इनकम, कंट्रीब्यूशन इनकम। तो जो इनकम वो बाकी का फिर जो होगा ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहा होगा, क्या ख्याल है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन एडजस्टमेंट 2 भी आ सकती है, बोता भी ना शोखे हुई है जी। कंट्रीब्यूशन इनकम 281 में से माइनस कर दो कितना। अब इधर देखो जरा, डेबिट इनकम, डेबिट इनकम, डेबिट मतलब क्रेडिट नेचर की चीजें कम करना है, कितने से, डेबिट यहां से कर दो और क्रेडिट यहां कर दो, ठीक है जी। तो ये क्या है जी, कंट्रीब्यूशन रिसीव जो हुआ है, रिसीव हो चुका था, उसकी एंट्री हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी गलती थी, सही कर दिया उसको, ठीक है। ले जी, एडजस्टमेंट 2 इज ओवर। अच्छा जी, अब आपको पता है हजरत ने 2000 रुपया दिया था और हमारी बिल्डिंग जो है वो बन रही थी, ठीक है। क्या नाम है भाई अपना, अब्दुल रहमान आ गए, ठीक है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग वाले भाई, तो जल्दी आ जाते हैं हर रोज, आधा घंटा पहले आते हैं जी। तो ये इन्होंने देखा भाई बन रही है मस्जिद, तो इन्होंने कहा यार मैं भी हिस्सा डाल दूं। अब अब्दुल रहमान भाई का ना अपना डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटर है ये, मैपल लीफ का सीमेंट के, ठीक है। तो इनके पास अपने पास इनकी इन्वेंट्री के अंदर सीमेंट पड़ा था। इन्होंने कहा ऐसा है जी कि मैं आपको मतलब 65, इधर 65 है, ठीक है, छोड़ो 100 बोरियां जो है मैं आपको सीमेंट की भेज रहा हूँ, ठीक है जी। ये भी आप मेरी तरफ से ऐड कर दें। तो ऐसे ही है बस, काम ऐसे जब शुरू कर देते हैं तो चलता जाता है। ऐसे ही कोई भाई के पास सीमेंट पड़ा था, उन्होंने कहा पैसे नहीं है सीमेंट दे देते। अब हमें तो ये सीमेंट रिसीव हो गया, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड किस पे करें, सवाल है मेरा। वेरी गुड, फेयर वैल्यू, कॉमन सेंस है, अकाउंटिंग कॉमन सेंस है, ठीक है। खुद आपको पता चलेगी, लाइन के बैगर नहीं बनना हमने, ठीक है। तो कॉमन सेंस क्या है, इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें।
नॉन कैश जो भी आइटम है उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। तो हमने मिसाल के तौर पे कहा जी एक बोरी की जो एक गट्टू की जो कीमत है वो मसलन 5,000 रुपये है, तो उसने 100 गट्टू दे दिया, तो 100 इंटू 5,000, तो अब इसकी एंट्री क्या करें 5 लाख की। अब एंट्री बता दो, अब अकाउंटेंट बनो थोड़े से, एंट्री बता दो। कैश आया? कैश तो नहीं आया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की इन्वेंट्री डेबिट कर दो, चलो 1 मिनट के लिए, वो मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, क्रेडिट किसे करें? लाइबिलिटी, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन मिला है इन द फॉर्म ऑफ कैश, नहीं मिला इन काइंड मिला है, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया उसको, दूसरा लाइबिलिटी बनाओ। बिल्डिंग बनेगी, कंप्लीट होगी, तो ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? नहीं तो अभी समझ आ जाएगी, एंट्री करते हैं, ठीक है। खैर जी जी जी, वो तो फिर अभी कर लेता हूँ ना, अगली बात यही करनी है भाई, जागना जरा। हमें मटेरियल रिसीव हुआ तो हमने उसकी एंट्री की मटेरियल डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट। अब वो मटेरियल यूज भी हो गया तो उसकी एंट्री कर देंगे CWIP बिल्डिंग डेबिट मटेरियल क्रेडिट। अब चूंकि हमारे साल में ये रिसीव भी हुआ और यूज भी हो गया, इसलिए मैं 2 एंट्रीज करने के लिए डायरेक्ट एंट्री करूंगा CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट, लेकिन डेबिट करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ मटेरियल जो रिसीव हुआ उससे, और क्रेडिट किसको करूं? कैश गया मेरे जेब से? कैश नहीं गया, बल्कि ये तो मुझे डोनेशन के तौर पे मिला है, तो फिर इसकी एंट्री लायबिलिटी क्रेडिट कर दें, ठीक है। लो जी, तो होना तो ये चाहिए, लेकिन वो क्या कह रहा है, सुनो, ड्यूरिंग द ईयर MWH ऑल्सो रिसीव्ड कंस्ट्रक्शन मटीरियल हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 65 मिलियन। तो फिर फौरन हम इधर आए, हमने कहा फौरन, ठीक है, फॉर द हॉस्पिटल बिल्डिंग विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। भैया बहुत अच्छा होता है यार, जो करना हो वो नहीं करे, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो हमने कहा जी एडजस्टमेंट 3 क्या है? क्या जी? CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट और हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से जी? ठीक है, ये होना सी, ये नहीं होया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छा केस होता है, हम खुद ही कर लेते होते हैं ये काम। अकाउंटेंट को चवल मारे तो उसको सही करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमें, ठीक है। तो हम फिर ये एंट्री कर दें, चलें जी। CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट और हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से? तो CWIP का लेजर ओपन कर रहा हूं मैं, CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग, ठीक है। मुझे पता है कि ये भी ट्रायल में पड़ा हुआ था, चलो लिख देता हूं एज पर ट्रायल, उसको टिक भी कर दें। एज पर ट्रायल यानी अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह सकते हैं इसको, एज पर ट्रायल कह ले, यानी ये डेबिट हो चुका हुआ है पुराने साल, डेबिट कैश क्रेडिट जो भी करना था उन्होंने कर लिया हुआ था। कितना? 330, ठीक है। ये ट्रायल से उठ गई हैं ये चीजें, ये मैंने यहां से उठा लिया। मैंने कहा चलो याद रहा हो, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है। उन्होंने कहा क्या कमी है? हमने कहा विटामिन की, प्रोटीन की, 65 मिलियन की कमी है, तो 65 मिलियन की कमी को पूरा करो। CWIP बिल्डिंग डेबिट और हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा जी? CWIP हॉस्पिटल, वो मटेरियल जो आया था, और यहाँ पे क्या लिखा हमने? हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी। तो ठीक है, समझ आया? जो होना सी हो, नहीं होया सी। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह MWH हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को जनाबे मन 2-3 मन बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। तो PPE और हॉस्पिटल बिल्डिंग इधर ही बना देते हैं, बल्कि सही जा रहा है, चलो जी। PPE, ये वर्किंग नंबर मैंने नहीं डाले माजरत, तो ये वर्किंग नंबर 1 है मेरा, 2 हो गया, वर्किंग 3 जी। तो हाँ जी, क्या करें भाई? PPE हॉस्पिटल बिल्डिंग का अब PPE बन गया, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो PPE डेबिट CWIP से क्रेडिट कर लो इसको। 1 अप्रैल 21, तो यहाँ जनाब CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग का क्रेडिट किया हमने। अब जितना पड़ा है उसमें वहां से निकालें और इधर ले आए। कितना जी? 400 पूरा, 400 यहाँ पे चला गया जी, कहाँ पे? PP कंप्लीट जो हो गया जी। तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं नजर आना, ठीक हो गया, सही है, 400 आ गया इधर। अब इसको क्या करना होगा जी? हाँ जी, इसको करेंगे डेप्रीशिएट, और इसको डेप्रीशिएट करेंगे और इस लायबिलिटी को इनकम में डाल देंगे, बस सवाल खत्म।
बाकी तो ट्रायल रहेगी पोस्टिंग। हाँ जी, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड 5% हॉस्पिटल बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन, अदर एसेट्स भी थे। हाँ, इक्विपमेंट कितना है 320। तो मैं तो कहता हूं इसका भी लेजर ही बना लेते हैं, क्या ख्याल है, आसानी हो जाएगी। ठीक है, नंबर 4 डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, तो पीपीई ही है ये, पर इक्विपमेंट लिख दो या अदर एसेट्स, इक्विपमेंट ही लिख दो, पीपीई इक्विपमेंट। ठीक है, अब एज पर ट्रायल कॉस्ट हमें गिवन ऐसे ही है, बोलो, लेकिन हम एज पर ट्रायल बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है, आसानी हो जाएगी। तो कॉस्ट कितनी है 300 और एक्सपेंडिचर 100, तो बुक वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये इसलिए कर लिया कि इसी की बेस पर तो डेप्रिसिएशन करनी थी। ठीक है, तो ये भी टिक हो गए जी। ये 320 और ये 100। ठीक है, अब जनाब डेप्रिशिएट करते हैं जी। तो डेप्रिसिएशन हॉस्पिटल बिल्डिंग की पहले कर लें, इधर देखें जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अब लाइफ है रेट है तो 400 इंटू 5% आई थिंक इंटू 9/12, वेरी गुड जी। 15 रुपए से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हो गया डेबिट, और अक्यूमुलेशन या एसिड डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप क्रेडिट। ठीक है जी, लेकिन जैसे ही हमने ये किया आवाज आई मैं भी नाल जाना है। अब जो नाल जाना है ये किस पे पहुंचा हुआ है, जरा यहाँ टोटल करके बताएं। 120 जमा 55 जमा 65 कितना बनता है 240। अब 240 को इनकम में फेंकना है। ठीक है, तो इधर देखो जी 200, बल्कि इधर क्या करना, ये भी वहीं पे ताकि सामने नजर आया आपको, ये यहां पे क्या जी, हॉस्पिटल बिल्डिंग इनकम कर दे। ठीक है, हॉस्पिटल बिल्डिंग इनकम, ये देखो जी कितना है जी 240। ये कैसे बना, यहां ब्रैकेट में शो कर देना 120 + 55 + 65। क्या इशारे कर रहे हो दूसरे को, हैं क्या इशारे कर रहे हो, क्या इशारे कर रहे हो जी। कहते हैं अभी इसकी क्लास खत्म नहीं हुई, हमारी कब शुरू होगी, हमें टाइम से बुलाया था। ऐसी बातें ना किया करो प्लीज जी। इंटू 5% इंटू जी, तो 9 रुपीज से ये हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी इनकम बनाई हमने। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में ले गए, वहां पे वर्किंग शो की हुई है डेबिट और यहां पर क्रेडिट। ठीक हो गया, और कोई एडजस्टमेंट, हाँ डेप्रिसिएशन दूसरी रह गई, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, और वो हमारे पास बुक वैल्यू मिल गई हमें कितनी, रेट क्या है, कोई फ्रैक्शन नहीं लगना तो 22 जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट। क्या पास पेपर का सवाल है, कोई एडजस्टमेंट और रह गई हो तो बताओ। नहीं है जी, अब ट्रायल की पोस्टिंग रह गई है, सिर्फ ट्रायल की पोस्टिंग करें और फिर एंड पे बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये टिक हो गया, कैश एंड बैंक। तो सप्लाईज की इन्वेंट्री की जगह बस मैं छोड़ देता हूं करंट एसेट्स के अंदर, और यहां पे क्या आ गया जी, क्या जी, कैश एंड बैंक या एट बैंक, चलो यार माफी दे देनी सी, कैश एट बैंक जी 60। भाई कल जरा टाइम से आ जाइएगा, ठीक है, और कल 10:15 छुट्टी भी इंशाल्लाह पक्की होगी। आज तो ज़रा थोड़ा सा गप्पें ज़्यादा थी और फिर बीच में ब्रेक भी लंबी, और फिर ठीक है ना, बच्चे परेशान ना हो ये वाले, बता दूँ। नेक्स्ट, हाँ जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 14, नज़र आ रहा है जी वो एग्जाम्पल। ये सिंपल क्या करना है, बैलेंस शीट में रखना है और कंज्यूम्ड मेडिसिन को भी एक्सपेंसेस में ले लेना है। ठीक है, तो 14
क्या नाम है जी, किस चीज का स्टॉक है? मेडिसिन एंड सप्लाईज स्टॉक। कितना जी? 14। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट 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 जल्दी से बताओ। जनरल फंड ओपनिंग 332। सिंपल काम है। नेक्स्ट, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया है। फिर मेडिसिन सप्लाईज यूज्ड 76 कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस में। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज कितना जी? 76। तो ये पहले डिस्कशन कर ली, इसलिए अब इस पे मसला कोई नहीं, सिर्फ पोस्टिंग चल रही है, सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या रह गया जी? ये भी हो गया। अदर एक्सपेंसेस 19, पेएबल 17, रिसर्च कॉस्ट 33। अब यार वैसे एक चीज ट्रांसफर वाली भूल गए, चलो खैर वो भी कर लेते हैं जी। क्या जी? अदर एक्सपेंसेस कितने? 19। फिर पेएबल्स करंट लायबिलिटीज में आकर लिखो, पेएबल्स कितने? 17। कितना सिंपल सवाल है ये, ऐसे ही सिंपल होना है, घर पे 2 सवाल करोगे सिंपल ही होने, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी? अच्छा, अब रिसर्च कॉस्ट का मसला ये है कि उसका हमने ना अलग से फंड बनाया हुआ है, और इस जनरल फंड में से भी इसमें पैसे फेंकने होते हैं हमने, ठीक है, सही है। तो वो क्या हमने कहा हुआ है जी, जितना सरप्लस आएगा उसका पता नहीं कितने % इधर हर साल फेंकना है। तो फिर अगर कोई रिसर्च कॉस्ट आएगी तो वो भी इसी के अंदर हमने माइनस करनी है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं अभी, माइनस रिसर्च कॉस्ट, ये याद रहेगा जी। तो छोटी छोटी चीजें हैं। स्पेसिफिक फंड अगर आउट ऑफ जनरल फंड बनाया है तो स्पेसिफिक फंड को ही खर्चा चार्ज करेंगे अगर उससे रेट को खर्चा आ रहा है तो, ठीक है। कितना? 33, ठीक है। ये क्रेडिट नेचर की चीजें हैं ना, तो डेबिट को यहां पे पोस्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट जी क्या है? सैलरीज, सिंपल, इधर आके लिखो सैलरीज कितना? 53। अच्छा जी, सारी एडजस्टमेंट्स भी हो गई, सारा ट्रायल भी पोस्ट हो गया। अभी तक एक एडजस्टमेंट सिर्फ बाकी है, वो ये 20% वाली, लेकिन उसके लिए भाई सरप्लस होगा तो अब तुम सो जाना, फिर कहना ये आखिरी बताएं जरा। अच्छा जी, तो कंट्रीब्यूशन का टोटल करें, सही, 226, 1 ओनली 50। तो सरप्लस है तो यहां पे आगे क्या कर दो आप, ऐड, कितना जी? 50। जनरल फंड में ये 50 ऐड हुआ, लेकिन साथ ही क्या करना है आपने, इसको ट्रांसफर करना है। अब इसमें प्लस माइनस तो नहीं लिख सकते ना, प्लस माइनस वैसे भी नहीं लिखना, अच्छा ही नहीं लगता जी। मतलब एक से प्लस दूसरे से माइनस है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ट्रांसफर टू रिसर्च फंड, ट्रांसफर टू रिसर्च फंड। उसने क्या बोला था जी? सरप्लस का 20%, हर साल जितना सरप्लस आए उसका 20% ट्रांसफर कर दो, यहां से निकाल के यहां फेंक दिया, ठीक है। अच्छा, अब जनरल फंड का क्लोजिंग, रिसर्च फंड 30, फंड्स के अंदर आ गया जनरल फंड और रिसर्च फंड। उल्टा जिंदगी आसान हो गई है वैसे, मुझे लग रहा है। ट्रायल आया तो 372 और 37। उसके बाद ये लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना है? पर मसला क्या है जी? हाँ, इसका ब्रेकअप होना है करंट नॉन करंट जी। तो माजरत, वो भाई का कार्ड खत्म हो गया था। अब ये 231 जो है, ये करंट और नॉन करंट में तोड़ना है हमने। तो देखो जी, हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी करंट में भी नजर आनी है, हॉस्पिटल बिल्डिंग लायबिलिटी नॉन करंट में भी नजर आनी है। आसान काम है, करंट पहले निकाल दिया करो। और करंट कैसे निकलेगा भाई? अगले साल में ये एसेट पूरा साल डेफिसिट होगा तो ये इनकम भी
पूरे साल की बनेगी लायबिलिटी में से, ठीक है। तो फिर 240 इंटू 5% करें तो अगले साल की इनकम आ जाएगी। ये पानी पानी हो गया भाई इधर जी, 12, तो ये 12 हो गया। तो यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल ये 231 कहाँ से मिला है, वर्किंग 1 से, इसमें से 12 माइनस कर दो, 219। भाई किसी को बुला लो, ये पानी पानी हो गया काम। अच्छा जी, उसके बाद CWIP 0 हो गया। ये तो सिर्फ क्लोजिंग निकाल के बैलेंस शीट में लिखने हैं मेरे बच्चों जी, 300, और यहाँ पे क्लोजिंग जी 198। क्या है जी, प्रॉपर्टी प्लांट दोनों इकट्ठे भी लिख सकते थे, बाहर अलग वर्किंग की है तो अलग ही कर लें। क्या है जी, हॉस्पिटल बिल्डिंग और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये अलग अलग भी ठीक है, इकट्ठे आ जाते तो भी ज़्यादा अच्छा था। वर्किंग कौन सी है, 3 और वर्किंग 4, ब्रैकेट में हो जाता ना यहीं पे, 385 और 198, ठीक है जी। तो जी अब जनरल फंड पहुंच गया, स्पेसिफिक फंड सब कुछ हो गया जी, टोटल 657। और इधर ओ नो, ठीक है जी, काम कोई नहीं, ये सिर्फ एक इतना सवाल किया आज हमने। तो आज डिस्कशन ज्यादा थी, तैयारी ज्यादा थी, गपशप ज्यादा थी, कॉन्फिडेंस था। अब आगे की तैयारियां थी, आगे मुश्किल सवालों में हम फिर थोड़ा टाइम जो है वो कम लगा करेगा हमारा, ठीक है। तो 10वां और 14वां होमवर्क में, अल्लाह हाफिज।